नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए और कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा बनाई गई? तो हिंदी इसकी पहली राजभाषा थी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा थी, वो थी उर्दू। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए उर्दू ये राजभाषा बनी कब? तो आप बताओगे 1989 में। अच्छा, मुझे क्या बता सकते हो प्रथम राजकीय जो भाषा थी, उसे सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया था? बताइए। ये जो पहली राजभाषा लिखी है हिंदी, ये पहली राजभाषा थी, ठीक है? पहली राजभाषा हिंदी, इसे सभी कार्यालयों में सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब बनाया गया? ये बनाया गया था 26 जनवरी 1968 में। 26 जनवरी 1900 हाँ, 26 जनवरी 1968 में, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उर्दू, ठीक है? अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, उर्दू को 1989 1989 में दूसरी या हम कहें द्वितीय राजकीय भाषा बताया गया था। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आया था बता सकते हो आप? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, ये कब आया? 1951 में और इसी में हिंदी को प्रदेश की राजभाषा के रूप में मान्यता भी दी गई थी। 1958 में भाषा विभाग बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। तो खैर, ये सारी बातें हैं। इसमें आप याद रखो कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा बनाई गई थी? ये थी उर्दू और कब बनाई गई थी? 1989 में, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त लिखाइए, ठीक है? लोकायुक्त, इसको सही कर लो। लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? आपसे इतना पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का जो पद सृजन हुआ था, वो अधिनियम 1975 के तहत हुआ था। ऐसे समझो आप। लोकायुक्त का जो पद होता है, लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया। ठीक है? लोकायुक्त का जो पद सृजन है, वो एक अधिनियम बनाया गया था 1975 में। उसी 1975 के अधिनियम के तहत इसको इस पद को सृजित किया गया और इस अधिनियम में राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर किए थे 7 सितंबर 1975 को, अनुच्छेद 201 के तहत। वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि आप बताइए लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आप क्या बताओगे? 6 वर्ष था पहले, लेकिन 2012 में इसे कितना कर दिया गया? 2012 में एक शासनादेश निकाला गया। 2012 में शासनादेश निकाला गया और फिर इससे इसका जो कार्यकाल था वो बढ़ा के कर दिया गया 8 वर्ष। लेकिन अभी हाल ही में इसके कार्यकाल को फिर घटाया गया है। ये 2024 की बात है। 2024 में एक नया शासनादेश आया और इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसका कार्यकाल कितना है लोकायुक्त का, तो आप बताओगे केवल और केवल 5 साल। ठीक है? हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था। अभी आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया था 1968 वो वर्ष है, जब हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था। तो क्या बता सकते हो उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम कब आया? 1951 1951 में। और मुझे बताओ उर्दू को कब अनिवार्य बनाया गया था? अनिवार्य का मतलब है उर्दू कब दूसरी राजभाषा बनी थी? 1989 में। ठीक है? हाँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके पहले राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश जब हो गया था संयुक्त प्रांत से, तब इसके राज्यपाल कौन थे? तो आप यहां से एक बात याद रखो कि ये नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने से मेरा आशय है, यहाँ पर आप देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन है, हाँ, यहीं पर आप देख लो, नेक्स्ट स्लाइड लगी नहीं है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश जब बना था, तो उसके जो राज्यपाल थे, वो थे मोदी साहब, हॉर्मास जी फिरोज शाह मोदी। ठीक है? अब जरा एक बात समझो यहाँ से। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था पता है आपको? 1836 में इसे कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है? 1877 में इसे कहा जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। इसमें अवध जोड़ा गया। फिर 1902 में इसमें आगरा भी जोड़ा गया था, तो इसे कहा गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है? ध्यान रखिएगा, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद 1937 एक साल आया जब इसे कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। फिर इसके बाद एक वर्ष आता है 24 जनवरी 1950। इस समय से इसे कहा जाने लगा उत्तर प्रदेश। तो ये सारे वर्ष याद रखो, कई-कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अब आपसे पूछा ये है, क्वेश्चन में ध्यान दो, कह रहे हैं कि राज्यपाल कौन था जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बना था? तो इसके जो उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे, वो थे, ध्यान देना, प्रथम जो राज्यपाल थे, सरोजिनी नायडू। ठीक है? सरोजिनी नायडू ये पहली राज्यपाल थी। 1947 में बनी थी, 1949 तक रही थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उत्तर प्रदेश बना था, यानी 1950 के आसपास कौन था? तो आंसर बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ जो राज्यपाल बने हैं, वो बने हैं एचपी मोदी। एचपी मोदी का ये पूरा नाम लिखा है, ठीक है? होरमासजी फिरोज शाह मोदी। ये बने थे 1949 से लेकर 1952, 1952। तो 1949 से 1952 बीच में आ रहा है 1950। तो आप देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश जैसे ही बना था, उस समय जो हमारे राज्यपाल थे, वो थे एचपी मोदी। तो हमारा सही उत्तर होगा एचपी मोदी। ठीक? ये सारी जो एक्स्ट्रा मैंने बातें लिखी हैं, ये सारी बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है? वहां मेयर प्रणाली स्थापित है। तो कौन सा एक सही है जहां मेयर प्रणाली भी स्थापित है? तो अब आप मुझे ये बताओ, मेयर प्रणाली स्थापित कहां पर होती है? देखो यहां से, इसमें आप नेक्स्ट पेज में देखो। मेयर प्रणाली, ध्यान देना, ये जो मेयर प्रणाली है, मेयर प्रणाली दरअसल वहां विकसित होती है, या हम कहें वहां होती है, जहां नगर निगम होते हैं। नगर निगम हो। ठीक है? तो मेयर प्रणाली वहां होती है जहां पर नगर निगम होते हैं। और नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं, जैसे परिषद हो गई, स्थायी समिति हो गई, आयुक्त हो गया। तो ये 3 प्राधिकरण इसमें शामिल होते हैं, एक नगर निगम में। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो स्थायी समिति होती है, या हम कहें जो परिषद होता है, परिषद का प्रमुख होता है महापौर। मैंने 3 इसके प्राधिकरण बताए, ऐसे समझो। नगर निगम में नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं। ठीक है? पहला कौन-सा है? परिषद। दूसरा कौन-सा है? स्थायी समिति। स्थायी समिति। और तीसरा कौन-सा होता है? आयुक्त। ठीक है? आयुक्त। इनको ये इसमें शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो परिषद है, इसी परिषद का इसी परिषद का प्रमुख होता है महापौर। महापौर। ठीक है? या इसी को कहा जाता है मेयर। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब आ जाओ यूपी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल, क्या मुझे बता सकते हो आप नगर निगम कितने हैं? उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगम कितने हैं? तो आप बताओगे 17, सॉरी 7 लिख दिया मैंने। आप इसको करो 17। ठीक है? उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगम है कितने? आप बताओगे 17। कौन-कौन से हैं? आओ जरा इनको एक रफ आइडिया में देख लेते हैं। इसमें है अयोध्या, अयोध्या, कानपुर, या फिर अयोध्या के बाद मैं आ से ही सारे लिख लेता हूँ। पहले आ से लिख लो ताकि याद करने में आपको आसानी हो जाए। तो ये सारे याद करने पड़ेंगे आपको। अयोध्या हो गया, है ना? अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा, इसके बाद आप आओगे बरेली, बरेली के बाद आ, आप आओगे कानपुर, कानपुर के बाद झांसी। ठीक है? बरेली हो गया, कानपुर हो गया और झांसी हो गया। ये 3 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कौन-कौन से हैं? बताओ मुझे। बरेली, झांसी, इसके बाद गाजियाबाद हो गया। गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद
सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रयागराज हो गया, है ना? इसके बाद आपका हो गया योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर, गोरखपुर के बाद चूड़ियों वाला शहर फिरोजाबाद, ठीक है? फिरोजाबाद के बाद आपका बरेली हो गया ये। इसके बाद कृष्ण भगवान वाला क्षेत्र मथुरा और वृंदावन, ठीक? इसके बाद आपका आ जाएगा मेरठ, मेरठ के बाद आपका आ जाएगा वहाँ से एक और जिला है अपना मुरादाबाद लिखा है क्या मैंने? नहीं, मुरादाबाद, ठीक है? मुरादाबाद। और कौन से छूट रहे हैं देखो कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी कि 4 अभी बाकी हैं। मुरादाबाद के बाद अभी राजधानी लखनऊ ही तो है, लखनऊ छूट रहा था, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, है ना? अभी एक नया बना है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर और एक है सबसे ऊपर उत्तर वाला सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है? गिनो जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 हाँ, ये टोटल हैं अपने नगर निगम, ठीक है? तो अब ऑप्शन आप मैच करा लीजिए, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश में टोटल नगर निगम है कितने? 17, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया। तो अब आपको करना क्या है, इनके मुख्यमंत्रित्व काल को सही क्रम में सजाना है, ये आपसे कह रहा है। तो अब इनमें कौन से पहले आए हैं, कौन से बाद में आए हैं, ये सब करने के लिए आपको एक क्रम पता होना चाहिए कि किस क्रम में कौन-कौन से मुख्यमंत्री बने हैं। आप इस तरह के क्वेश्चंस तभी कर पाओगे। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? हाँ, चल इनमें देखो कौन-कौन से कब-कब आए हैं। मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, कौन-कौन कब-कब आया है और जैसे मैं एक नाम लिखूँगा भानचंद्र गुप्ता, ये रिपीट हुए हैं, है ना? मायावती जी रिपीट हुई हैं, लेकिन मैं इनको सबको एक ही टर्म के तौर पर लिख रहा हूँ और एक सीक्वेंस में। आपको केवल सीक्वेंस याद रखना है। जैसे सबसे पहले कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। इनका ईयर आप याद करो या ना याद करो, लेकिन सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कौन आए? संपूर्णानंद, ठीक है? इसके बाद कौन आए? चंद्रभान गुप्ता, ये आए थे चंद्रभान गुप्ता, ठीक है? चंद्रभान गुप्ता के बाद एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी, इनका नाम था सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ठीक है? इसके बाद आए चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद टीएन सिंह, टीएन सिंह, टीएन सिंह के बाद एक शख्स आए थे, ये मैं टीएन सिंह से आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? इनका नाम था कमलापति, कमलापति त्रिपाठी, बात समझ पा रहे हो? कमलापति त्रिपाठी के बाद एक शख्स बने थे हेमवती नंदन बहुगुणा, बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी, एनडी तिवारी, इनके बारे में काफी कांड हुआ था, किसी लड़के ने आरोप लगा दिया था कि वो इनका पुत्र है, शायद पढ़ा होगा इनके बारे में। एनडी तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा हो गए, एनडी तिवारी हो गए, इसके बाद कौन आए हैं? गोविंद वल्लभ पंत से लेकर टीएन सिंह, कमलापति से एनडी तिवारी, एनडी तिवारी के बाद आए हैं राम नरेश यादव, ठीक है? राम नरेश यादव के बाद आए हैं बनारसी दास, बनारसी दास, वीपी सिंह, वीपी सिंह, फिर मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, वीपी सिंह के बाद श्रीपति मिश्रा, श्रीपति मिश्रा, ठीक, श्रीपति मिश्रा के बाद बनारसी दास, वीपी सिंह, श्रीपति मिश्रा, इनके बाद आए हैं वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह के बाद कौन बने हैं हमारे सीएम? इनका नाम है मुलायम सिंह, ठीक है? मुलायम सिंह के बाद कौन बने हैं? कल्याण सिंह, फिर इसके बाद मायावती, है ना? मायावती बनी है और मायावती के बाद फिर कौन बना? इसके बाद फिर से रिपीट होने लगे थे। मुलायम सिंह, फिर मायावती जी फिर बनी। इसके बाद एक शख्स का नाम निकल के आता है, ये नाम याद रखो, राम प्रकाश गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता, ठीक है? इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता जी के बाद राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जो हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह के बाद फिर बने थे मुलायम सिंह फिर आए थे। इसके बाद हम जो रिपीट हो रहे हैं मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ, केवल और केवल एक ऑर्डर लिख रहा हूँ। इसके बाद बने थे आपके अखिलेश, ठीक है? फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ। तो जो रिपीट हुए हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। केवल और केवल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये सीक्वेंस पूछा जाएगा, ठीक है? कि
यहाँ से उठा के 4 ऑप्शंस दे दिए कि बताइए इनमें से कौन-सा सीएम सीक्वेंस में सजाइए। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए, ठीक है? हाँ, यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने केवल और केवल उन्हीं मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे हैं जो एक सीक्वेंस में रहें, ठीक है? जो बार-बार रिपीट हुए हैं, मैंने उनके नाम बिल्कुल नहीं लिखे हैं। आप ये मत भ्रमित होना कि एनडी तिवारी यहाँ पर बने हैं, एनडी तिवारी श्रीपति मिश्रा के बाद भी आए थे, एंड श्रीपति मिश्रा के बाद जो है वीर बहादुर सिंह कैसे आ गए? तो यहाँ पर एनडी तिवारी का कोई काम नहीं है। सीक्वेंस में पूछा जाएगा तो आपको केवल और केवल ये सीक्वेंस याद रखना है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है? जैसे मायावती कई बार बनी, है ना? कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, ये भी कई बार बने हैं। तो वो आपको आप चाहो तो याद रखो, लेकिन आपको ये सीक्वेंस पर ज़्यादा फोकस करना है अगर इस तरह के क्वेश्चंस को हल करना है। तो, ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एचएन बहुगुणा और बनारसी दास। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ पीएसी विद्रोह हुआ कब था? तो क्वेश्चन नंबर 7 में का इसका सही उत्तर होगा कमलापति त्रिपाठी। अब देखो पीएसी विद्रोह कब हुआ था? देखो ध्यान से। पीएसी विद्रोह, पीएसी विद्रोह ये कब हुआ था? आप बताओगे ये हुआ था उत्तर प्रदेश में 1973 को। ठीक है? पढ़िएगा आप गूगल में आपको मिल जाएगा पीएसी विद्रोह। ये वो दौर था जब आर्मी लगानी पड़ी थी उत्तर प्रदेश में पुलिस के खिलाफ। तो पीएसी विद्रोह 1973 में हुआ। इस समय जो हमारे सीएम थे वो थे कमलापति त्रिपाठी। ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 8वां। उत्तर प्रदेश को समय-समय पर दिए गए नामों को नामों से संबंधित वर्षों से सुमेलित करिए। तो ये जो वर्ष हैं इधर उत्तर प्रदेश के नाम दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था 1937 में उत्तर प्रदेश को क्या कहा गया था? 1937 में कहा गया था संयुक्त प्रांत। ठीक? उत्तर प्रदेश कब से कहा जाने लगा? तो आप बताओगे 1950। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, ये कब से कहा जाने लगा? और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये कब से कहा जाने लगा? तो आप बताओगे उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध, ये कहा जाता था 1877 में। और फिर 1902 से इसे कहा जाने लगा था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। अभी मैं पीछे लिख चुका था। ठीक है? तो आप वहां से मैच करा लो। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। ठीक? उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो कैसे होता है? वही पूछ रहा है आपसे। नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9वां है, उसका सी सही हो जाएगा। यानी ये जो नगर निगम के प्रमुख होते हैं, प्रमुख बोले तो मेयर, महापौर, ठीक है? मेयर या फिर महापौर, इनको महानगर के क्षेत्र में जो स्थायी तौर पर रहने वाले लोग होते हैं ना, ये मान लो कोई क्षेत्र है, यहाँ पर स्थायी तौर पर कोई रह रहा है और रहने वाले ये जो लोग होते हैं, यही अपने मेयर या महापौर को चुनते हैं। तो वही क्वेश्चन में दिया गया, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन ये कौन करता है? तो ये करते हैं सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? अच्छा, मैंने अभी 17 नगर निगम बताए थे आपको, अब वो लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। तो मैं अभी यहीं आपको बता देता हूँ, बरेली था, गाजियाबाद था, कानपुर था और रायबरेली नहीं था। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? हाँ, इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जो 17 मैंने नगर निगम पीछे लिखे हैं, वो एज़ इट इज़ आपको रटे होने चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय इकाइयाँ कौन-कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश के जो नगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्थानीय इकाइयाँ कौन-कौन सी होती हैं? नगर पंचायत होती है, नगर पालिका परिषद होती है और नगर निगम होता है। विकास प्राधिकरण ये नहीं दिया है, तो 1, 2 और 4 आपके सही हो जाएँगे। 1, 2 और 4। ठीक है? यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन की इकाइयाँ स्थानीय शासन की इकाइयाँ, ये कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली है नगर पंचायत, ठीक है? दूसरी कौन-सी है? नगर पालिका, याद रखिएगा। और तीसरी कौन-सी है? नगर निगम। ये 3 हैं, इन तीनों के अलावा जो भी है वो हमारा गलत होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित सुनवाई नहीं करते हैं?
तो कुटुंब न्यायालय यानी कि परिवार न्यायालय हो गए। परिवार न्यायालय किसकी सुनवाई करते हैं? जो परिवार से संबंधित मुद्दे होते हैं उन्हीं की सुनवाई करते हैं, विवाह की करते हैं, गुजारा की करते हैं, पति-पत्नी संबंधों की बात करते हैं, वैवाहिक इतर मामलों की ये सुनवाई नहीं करते हैं। ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, कुटुंब न्यायालय ये कब इसका अधिनियम आया था? अगर ये आपसे पूछ ले, कुटुंब न्यायालय या हम कहें फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ठीक है? ये फैमिली कोर्ट ये कब इसके लिए अधिनियम बना था? या परिवार न्यायालय भी इसे कहा जाता है, परिवार न्यायालय। इसके लिए अधिनियम कब बना था? तो आप बताओगे 1984 1984। अच्छा, ठीक है। लक्ष्य क्या है? क्यों अधिनियम इसको बनाया गया? राष्ट्रपति दरअसल इसका लक्ष्य था कि विवाह और जो परिवार विवाद होता है, विवाह और परिवार विवाद को सरलता से सुलझाना, सुलझाना, ठीक है? ये इसका लक्ष्य है। और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मोहर लगाई थी 14 सितंबर 1984 को। राष्ट्रपति ने इसको सैंक्शन कर दिया था। ठीक है? तो ये बातें याद रखो। कुटुंब न्यायालय की बात आ गई तो मैंने आपको अधिनियम बता दिया। इस अधिनियम को आप ध्यान रखिए, 1984। नेक्स्ट देखो 14 नंबर, उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर यानी यूपी वैट ये कब लागू हुआ था? तो आप बताओगे 1 जनवरी 2008 से। ये वाला आपका सही हो जाएगा। यूपी वैट को 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। ठीक है? अब इसमें 2-4 बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कौन-कौन सी हैं आओ ज़रा समझते हैं। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में वैट वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्य वर्धित कर ये कब लगाया गया? 1 जनवरी 2008 मैंने बता दिया। ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ यूपी वैट अधिनियम कब बना? क्या बता सकते हो? 2008 में। ध्यान दीजिए, वैट लागू कब हुआ? तो 1 जनवरी 2008 को। ये अधिनियम कब बना? तो एक्ट 2008 का है। ठीक है? अब एक बात समझो, 2-3 पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, कर से संबंधित। जैसे प्रदेश में प्रदेश में कर संग्रहण के लिए प्रदेश में कर संग्रहण के लिए कौन-सी एजेंसी काम करती है? तो आप बताओगे वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर विभाग, ठीक है? उत्तर प्रदेश में बहुआयामी बहुआयामी कर प्रणाली ये कब से लागू हुई? आप बताओगे 1948। फिर अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ? आप बताओगे 2014, 2014। क्या बता सकते हो बिक्री कर न्यायाधिकरण ये कब बना था? ये 1920 सॉरी ये बना था, मैं भूल रहा हूँ, 1980 में। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट ये किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट पारित हुआ था 1948 में, 1948 में। ठीक है? उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट 1948 यानी 1948 में पारित हुआ था। दरअसल 1948 में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर मिलाकर प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी ये एक्ट बना था। ठीक है? तो ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस और उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी अधिनियम। तो ये कब बना है? ये बना है 1948 में। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो किसके द्वारा पहनते हैं ये? ये पहनते हैं पुलिस महानिदेशक के द्वारा। ठीक है? हाँ। मतलब इसी के द्वारा अनुमोदित ये जो आपकी वर्दी है, उसे पहना जाता है, पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता?
तो कार्मिक विभाग द्वारा किसे नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो ये है कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो। इन सभी को, यानी हम कहें तो इनको कार्मिक और, या हम कहें कार्मिक प्रशिक्षण और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षित नहीं किया जाता। ठीक है। अब जरा इसमें ऑप्शन देखो। ऑप्शन में पी क्यू आर तीनों होने चाहिए, तो पी क्यू आर में से कोई नहीं दे रहा है। फिर से पढ़ो जरा। केंद्रीय जो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग होता है, ये इन तीनों के लिए पर्यवेक्षण का काम करता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता, इन तीनों को किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये चौथा ही हो जाएगा। ठीक है। पी क्यू आर इनमें से कोई नहीं, ये होते हैं, ये पर्यवेक्षित होते हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों की आय के स्रोत होते हैं वो कौन होते हैं? पशु कर होता है, स्थानीय व्यापार कर होता है, भवन कर भी होता है। तो यही सही होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना? ये सारे के सारे टैक्स हैं, पंचायतों के द्वारा वसूले जाते हैं। और आपसे यही पूछा है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय के स्रोत का अपवाद है, यानी कौन सा नहीं है वो पूछा है। तो ऊपरी में से कोई नहीं, ये सारे के सारे टैक्स उत्तर प्रदेश की पंचायतों के द्वारा वसूले जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? जैसे अ, प्रांतों से अनुदान पाना, है ना? प्रांतों से अनुदान प्राप्त करना। इसके अलावा जैसे कोई पशु इनके जमीन पर बांधने लगे तो पशु, या वाहन खड़ा करे, वाहन पर लगाया जाने वाला टैक्स, ये भी पंचायतों का होता है। ये अपने ग्राम फंड में जमा करते हैं। ठीक है। जैसे अगर कोई बाजार लग रही है वहां पर, या हम कहें अस्थाई बाजार, अस्थाई बाजार की माल बिक्री पर कर, माल बिक्री पर कर, ये भी पंचायतों का हिस्सा होता है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे जो कृषि भूमि होती है, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, उद्देश्यों के लिए जो टैक्स लगाया जाता है वो, या हम कहें अगर ये सपोज करो गांव पंचायत है, गांव पंचायत की जमीन में कोई बाजार लगता है, कोई मेला लगता है, इन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी ग्राम फंड में जाता है ना? तो ग्राम पंचायतों की आय के बहुत साधन, लेकिन ये साधन बहुत छोटे-छोटे होते हैं। जो ये टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं ना, ₹2, ₹4, ₹5, ₹10, इसे टैक्स लगाए जाते हैं, तो काफ़ी कम पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, ठीक-ठाक आ जाता है जो अनुदान मिलता है, केंद्र से भी और राज्यों से भी। ठीक है? इसीलिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, ताकि पंचायतों को वित्त की कमी ना हो सके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? तो ये जो लोकायुक्त होता है ना, लोकायुक्त, ये इसकी नियुक्ति कौन करता है और इस ये त्याग पत्र किसे देगा? लोकायुक्त अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो ये तो देता है गवर्नर को। ठीक है। यानी कि राज्यपाल को। ठीक। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, और अगर ये पद छोड़ के जाना चाहे तो फिर राज्यपाल ही आएगा सामने। ये राज्यपाल को ही त्याग पत्र देगा। तो यही हमारा सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन ये कैसे होता है? पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा। ये सपोज करो पंचायत है, इसमें सभी लोग रहते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें से ये 3 लोग हैं जो लोग निर्वाचक नामावली में शामिल हैं। निर्वाचक नामावली में इनका नाम है, तो फिर यही लोग चुनेंगे प्रधान को, ये नहीं चुनेगा, चाहे भले 18 वर्ष का हो ये। तो पंचायत सीमा क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले सभी वयस्क, ये गलत है। पंचायत सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, हाँ यही सही है। आगे बढ़ो जरा। ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, बिल्कुल गलत है। पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों के द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों के द्वारा, ये कह रहा है। ये जो निर्वाचकों के द्वारा दिया गया है,
आपकी शर्त होती है कि जो निर्वाचन सूची है या निर्वाचक नामावली है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ केवल 2 सही है, ठीक है? हाँ, ये शर्त है कि अगर आपका निर्वाचन सूची में नाम नहीं है, तो फिर आप प्रधान को नहीं चुन सकते हो, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो जब ये क्वेश्चन आया था तो 822 थे। लेकिन फिलहाल आप ध्यान दिया करिए पंचायती राज की साइट में या उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आप साइट में जाके वहाँ जब भी कभी एग्जाम हो आपका, तो एक बार वहाँ चेक कर लेना। जैसे अगर हम जिलों की बात करें, तो फिर 75 हैं, 826 ब्लॉक हैं, 826। अभी आप जाओगे तो ये आपको ये डेटा मिलेगा, ठीक है? जब भी एग्जाम हो तो ये डेटा आप मैच करा लेना। या अगर हम बात करें मंडल की, तो फिर मंडल है 18। तो आप पंचायती राज की साइट में जाके इसको चेक करा सकते हो। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में प्रशासन की, तो जो सबसे ऊपर होता है वो होता है मंडल, ठीक है? इसके बाद आते हैं आपके जिला और इसके बाद आपकी आती हैं तहसील और इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं ब्लॉक, ठीक? तो ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है जिसमें एक हायरार्की है। तो ये डेटा आप मैच कराते रहो जब भी कभी एग्जाम आए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR, इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यही सही होगा, डी पार्ट, ठीक है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट देखो, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी कौन होता है? वो होता है तहसीलदार तो नहीं होता है, जिला कलेक्टर होता है ना? राजस्व विभागीय अधिकारी भी नहीं होता है और जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी ये भी नहीं होते हैं। तो भू राजस्व प्रशासन का जो प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, वो होता है जिलाधिकारी या फिर कलेक्टर। ये विभागीय अधिकारी है, ठीक है? जिलाधिकारी भी आप लिख सकते हो। जिलाधिकारी या फिर कलेक्टर, तहसीलदार नहीं होता। नेक्स्ट देखो, दरअसल एक बात समझो आप, जैसे मैंने लिखा शब्द थानेदार, ये दार का मतलब क्या होता है? दार का मतलब होता है नियंत्रक और थाने का नियंत्रक। ये था तहसीलदार। दार का मतलब होता है नियंत्रक, तहसील का नियंत्रक, ठीक है? जैसे मुगल काल में आपने सल्तनत काल में आपने एक शब्द सुना होगा इक्तेदार। दार का मतलब है नियंत्रक और इक्ता का मतलब है सूबा या प्रांत। आपने सुना होगा सूबेदार। दार मतलब नियंत्रक, सूबा मतलब प्रांत, प्रांत का नियंत्रक, ठीक है? जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हाँ, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 24 में। तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को कौन रखता है? ये रखता है उपपंजीयक। उपपंजीयक दरअसल ये कार्यालयों में दस्तावेज के पंजीयन या पंजीबद्ध दस्तावेजों की खोज आदि का कार्य करता है उपपंजीयक, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अच्छा, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। आओ जरा समझते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये कब बने थे? ये बने थे 1937 से लेकर 50। और एक नाम और आता है विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वहीं अगर मैं विधान परिषद की बात करूँ, विधान परिषद की मैं अगर बात करूँ, इसके सभापति बताओ पहले। तो आपका या आपके समक्ष एक नाम आएगा, इनका नाम है चंद्रभान। ये इसके पहले सभापति थे विधान परिषद के। विधानसभा के तो पुरुषोत्तम दास हैं, ठीक है? ये कब से कब तक रहे हैं? 1950 से लेकर 1958 तक इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? ये है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? यहाँ पर हैं आपकी सी। और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कितनी है? 31, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें विधानसभा में कितनी है, तो आप बताओगे 403। विधान परिषद में कितनी है? आप बताओगे 100। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, एक बात और मुझे बताओ यहीं से, उत्तर प्रदेश का वो जिला मुझे बताओ जहां पर सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में उस जिले का नाम बताओ जहां विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यह है प्रयागराज। कितनी सीटें हैं? 12।
वहीं अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम सीटों वाले जिले बताओ उत्तर प्रदेश के। सबसे कम सीटों वाले जिले से मेरा आशय है विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? कौन-कौन है? जैसे एक है श्रावस्ती, जैसे एक है महोबा और दूसरा है चित्रकूट। यहाँ हर जगह 2-2 सीटें हैं, ठीक है? तो ये बातें ध्यान रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश का ये कौन-सा जिला है जहाँ पर पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? ये है गाज़ियाबाद, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। सूची पहले में दिया है आपके जिले और दूसरे में दिया है इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है? ये है ग्रेटर नोएडा में। ज्योतिबा फुले और संत कबीर नगर इसका खलीलाबाद हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा नौगढ़ और बचा ज्योतिबा फुले नगर इसका हो जाएगा अमरोहा, ठीक है? ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा। अब जरा आप मैच करा लेना, ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको मैच करा लेना, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में अ, किसी नगर का मेयर ये नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है ये मेयर, हाँ, बिल्कुल सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ठीक है? और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। वहीं साथ ही साथ कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण रूप से नियंत्रण इसके पास होता है, ये गलत है। इसके पास पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन-कौन से हैं? क्या वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान है? हाँ है। नगर निगम है? बिल्कुल है। विकास प्राधिकरण भी है और जिला नगरीय विकास अधिकरण भी है। तो यहाँ पर सभी चारों हो जाएँगे, ठीक है? ये सारे के सारे हैं। अब इसमें देखो, ये जो जल संस्थान है, लखनऊ जल संस्थान, क्या मुझे बता सकते हो ये जो लखनऊ जल संस्थान है, ये अ, ये किस एक्ट के द्वारा गठित किया गया था? या हम कहें लखनऊ जो जल संस्थान है, वो अ, किस एक्ट के तहत इस्टैब्लिश किया गया था? ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा वाटर सप्लाई एंड सीवेज अधिनियम 1975 में आया था ये और 1975 के तहत इस संस्थान को बनाया गया था, ठीक है? और इस अधिनियम की धारा 18 का 1 के तहत इसका गठन हुआ था। बात समझ पा रहे हो? ये जो जिला नगरीय विकास प्राधिकरण लिखा है या जिला नगरीय विकास अधिकरण लिखा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डूडा। आपने 2 नाम सुने होंगे सूडा और डीयूडीए, है ना? ये सूडा का पूरा नाम क्या होता है? इसका होता है राज्य नगरीय विकास अभिकरण और डीयूडीए का मतलब होता है जिला नगरीय विकास अभिकरण, ठीक है? हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33 तहसीलदार के पास की शक्ति होनी चाहिए। तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होनी चाहिए? संबंधित गाँव की अडंगल कहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जाँचना। ये 2 शब्द लिखे हैं, इसका मतलब क्या होता है? दरअसल ये जो 2 शब्द लिखे हैं, इनका मतलब होता है भूमि के रिकॉर्ड से, ठीक है? और या हम कहें राजस्व रिकॉर्ड या फिर भूमि का रिकॉर्ड कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो संबंधित गाँव की भूमि के रिकॉर्ड प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जाँचना, ये तहसीलदार का काम होता है। ठीक है? स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल पहानी के अनुसार उगाई जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी कर्तव्य है, ये भी शक्ति है। तीसरा दिया है अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये भी सही है। ठीक है? ये तीनों सही हो जाएँगे ए, बी और सी। तहसीलदार का और क्या काम होता है, क्या पता है आपको? तहसीलदार के और क्या-क्या काम होते हैं? जैसे अगर हम बात करें तहसीलदार या हम कहें तहसील की सभी भूमि प्रबंधक समितियों का पर्यवेक्षण करना, ये इसी का काम होता है। और जो दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज की रिपोर्ट का निपटारा करना, ये भी इसका काम होता है तहसीलदार का। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का पिता कहा जाता है या हम कहें अखिल भारतीय सेवाओं का संरक्षक संत किसे कहा जाता है? याद रखिएगा। अखिल भारतीय
सेवाओं का सेवाओं का संरक्षक संत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है? ये होता है राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख। और दरअसल संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, और राज्यपाल पहला कौन था? बताओ। सरोजनी सरोजनी नायडू। और ये पहली राज्यपाल थी, बनी है 1947 से लेकर 1949 तक। ईयर याद रखो। ठीक है? ये एक बार नहीं, 2-3 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये सरोजनी नायडू कब से कब तक रही हैं? तो ये भी याद रखो आप। और इसके बाद फिर जो हमारे राज्यपाल थे वो थे एचपी मोदी। एचपी मोदी से एक प्रश्न आता है, मैंने पीछे डिस्कस भी किया है कि जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, या हम कहें कि गणतंत्र भारत का जो राज्यपाल था वो कौन था? सॉरी, गणतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन था? तो यही थे एचपी मोदी। ठीक है? हाँ, ये सरोजिनी नायडू 1947 से 49 तक रही थी। क्लियर है बात यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो। ये 36 था, हाँ 37। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो उत्तर प्रदेश की आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष पता होने चाहिए। ध्यान दो। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखो, आपको ये नहीं याद रखना है, आपको केवल सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले कौन थे उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष? इनका नाम है श्री भालचंद्र। ठीक है? भालचंद्र शुक्ला इनका पूरा नाम है। इसके बाद आए हैं टी एन धर। और इसके बाद जो तीसरे बने हैं वो हैं एस ए टी रिजवी। एस ए टी रिजवी। चौथे कौन थे? इनका नाम है ए के गुप्ता। पांचवें कौन थे? इनका नाम है श्री भालचंद्र हो गए, टी एन धर हो गए, रिजवी साहब हो गए, गुप्ता साहब हो गए। और इसके बाद बने हैं आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। ठीक है? तो अब आपसे पूछा क्या है, चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बताओ, तो ये होंगे ए के गुप्ता। कहाँ ए के गुप्ता? अतुल कुमार गुप्ता। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और है इसमें। फिर ये जो मैंने स्लाइड छोड़ी है, इसमें मैं कुछ करंट के क्वेश्चंस आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने वित्त आयोग के अध्यक्ष देखे थे। अब जरा उत्तर प्रदेश में करंट में कौन कौन नियुक्त हुआ है, उसकी एक करंट देख लो। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे एक शख्स हैं एमपी अग्रवाल। ठीक है? एमपी अग्रवाल। इनको क्या बनाया गया है बताया आपको? इनको बनाया गया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष। और यही जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसके सचिव हैं गिरिजेश त्यागी। इनका भी नाम याद रखो। ठीक है? ये कार्यवाहक सचिव बनाए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव गृह, ये कौन बनाया गया है? तो आप बताओगे दीपक कुमार। ठीक। अच्छा, मुझे बताओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज कौन बनाए गए हैं? तो आप बताओगे अरुण भंसाली। अरुण भंसाली। ठीक है? और कोई बनाया गया है कुछ क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं नए। मुख्य सूचना आयुक्त ये भी नए बने हैं। तो जरा बताओ, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त नए कौन बने हैं? इनका नाम है आर के विश्वकर्मा। आर के विश्वकर्मा। ठीक है? और मुझे बताओ, राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप बताओगे इसके अध्यक्ष हैं बाल कृष्ण नारायण। बाल कृष्ण नारायण। ठीक है? और इसके अभी एक सदस्य बनाए गए हैं। अभी ये मार्च की खबर है। इसके सदस्य कौन है? इसके सदस्य बनाए गए हैं ब्रजभूषण। तो ये करंट की कुछ नियुक्तियां हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, आप याद रखोगे। सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष अग्रवाल साहब हैं। सचिव हैं त्यागी जी। अपर मुख्य सचिव गृह कौन बनाए गए हैं? दीपक जी। और इलाहाबाद के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज बने हैं अरुण बंसाली। सूचना आयुक्त भी इंपॉर्टेंट है, विश्वकर्मा साहब बने हैं यहाँ के। ठीक है? हाँ, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? वीवी गिरी तो थे नहीं, सरोजिनी नायडू। यही है, यही सही है, सरोजिनी नायडू।
अच्छा, वीवी गिरी से मुझे एक बात याद आ रही है। वीवी गिरी के नाम से अपने उत्तर प्रदेश में कोई संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, क्या आप बता सकते हो? उत्तर प्रदेश में वीवी गिरी के नाम से इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट, ठीक है? ये कहाँ पर है, बता सकते हो आप? ये है नोएडा में, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या होती है? तो उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या होती है? पहले 8 साल थी, अभी मार्च 2014 से बदला है ये। 14 नहीं है, 24 है, गलत बोल दिया। तो 2024 से ये बदला है, अब 8 नहीं रह गया है, ध्यान दीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। 5 साल रह गया है, ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चन का डी पार्ट सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? त्यागपत्र पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था आपने कि किसे दे रहा था? राज्यपाल को, ठीक है? और अब नियुक्ति कौन कर रहा है? तो वही करेगा, राज्यपाल। कहाँ है राज्यपाल? ये है, यही सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ, और एक खास बात, ये जब नियुक्ति करता है ना राज्यपाल, नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये सलाह इसको दी जाती है। सलाह कौन देगा? तो आप बताओगे, सलाह देगा हाई कोर्ट का चीफ जज और साथ ही साथ विपक्ष का नेता। इन दोनों की सलाह से इसकी नियुक्ति की जाती है लोकायुक्त की, ठीक है? यहां तक। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब संबोधित किया गया या कब घोषित किया गया? 1989, 1989। हाँ, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के 2 सदन हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए? ये 2 सदन कब अस्तित्व में आए थे? आपसे इतना पूछा है केवल। तो आप बता दीजिए, ये 2 सदन अस्तित्व में आए थे 1937 में, 1937 में। अच्छा, ये जो 2 सदन 1937 में अस्तित्व में आए थे, ये किस अधिनियम के तहत आए थे, बता सकते हो आप मुझे? आप इसको आगे देखें, स्लाइड लगाई गई है? हाँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो। उत्तर प्रदेश में एक भारत में अधिनियम आया था जब ब्रिटिश काल चल रहा था। इसका नाम है अधिनियम 1935, 1935। इस अधिनियम के तहत पूरे भारत भर के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। बात समझ पा रहे हो? ये कौन-कौन से 6 राज्य थे? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। ये जो 6 राज्य थे, इसको आप मैप में समझो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो 6 राज्य थे, इसमें से एक ये वाला राज्य बंगाल हो गया, ठीक? इसके बाद नीचे दक्षिण वाला राज्य मद्रास हो गया, और इधर वाला ये जो गुजरात तो उस समय था नहीं, महाराष्ट्र और गुजरात एक ही में थे, तो पूरा इसको बंबई कहा जाता था, बंबई वाला क्षेत्र, ठीक है? इसके बाद बंगाल से ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ये हो गया बिहार का क्षेत्र। बिहार से ऊपर की तरफ आओगे, यहाँ पर नेपाल से पश्चिम की तरफ तो ये है अपना संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। इसके बाद जब आप बंगाल से पूर्व की तरफ जाओगे तो इधर है असम का क्षेत्र, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टोटल क्षेत्र थे या 6 राज्य थे, जहां पर द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी 1935 के एक्ट के आधार पर। अब आओ वापस अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी की बात कर लेते हैं। तो मार्च 1937, 1937 में, या मार्च 1937 तक उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एकल सदन थी। एकल सदन थी, यानी इसमें एक सदन था। इसके बाद हुआ क्या, 1 अप्रैल 1937 से इसमें 2 सदन हो गए। ये इसमें 2 सदन हो गए। 2 कौन-कौन से हो गए? एक तो सदन था लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? और एक था लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 2 सदन बन गए थे 1 अप्रैल 1937 से। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो याद रखिएगा 1935 के एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में 2 सदनी व्यवस्था शुरू करी गई थी। और कब से अगर पूछ ले एग्जैक्ट डेट, तो आप बताओगे 1 अप्रैल 1937, ठीक है? तो अब वापस अपने क्वेश्चन में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधानमंडल में 2 सदन ये कब से अस्तित्व में आए हैं? तो 1937। अगर आपसे एक्ट पूछ लेता तो आप बताते 1935, ठीक है? यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो।
क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है? तो कौन सा लोकायुक्त है जिसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है? आपसे ये पूछा है। देखो, लोकायुक्त को आप एक जगह लिख लो। हाँ, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त, ठीक है? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त सबसे जो पहले आए थे वो थे विश्वंभर दयाल। इसके बाद दूसरे जो लोकायुक्त आए थे उनका नाम है मुर्तजा हुसैन। इनका पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन। तीसरे जो आए थे उनका नाम है कैलाश नाथ। इनका नाम है कैलाश नाथ। और जो चौथे आए थे उनका नाम है राजेश्वर सिंह। ये चौथे व्यक्ति थे जिनका अपॉइंटमेंट, जिनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के तौर पर हुई थी। पांचवें जो शख्स थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुधीर चंद्र शर्मा। ठीक। इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं छठे कौन थे? छठे थे एन के मल्होत्रा। और यही मल्होत्रा साहब हैं, इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल, याद रखिएगा। और फिर जो अभी हैं वो है संजय मिश्रा। तो ये 7 नाम है, आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। बात समझ पा रहे हो? आपसे कभी-कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सीक्वेंस में सजाइए, तो 4 आपको ऑप्शन दे देगा। और उनके यहां पर आपको सही उत्तर लगाने के लिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मल्होत्रा साहब। सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? मल्होत्रा साहब का। ठीक है, अब आगे देखो। नेक्स्ट दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए आपको सारे के सारे यूपी के राज्यपाल पता होने चाहिए। ठीक है? और जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होंगे, इस तरह के आपको फैक्ट्स पता होंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है इनको करने का तुक्का लगाने के अलावा। तो जरा देखो कौन कौन रहे हैं। आओ एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपालों की। एज इट इज सीक्वेंस यही याद रखना है आपको जो मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले सरोजिनी नायडू। ठीक। सरोजिनी नायडू के बाद विधु भूषण मलिक, ये कार्यकारी थे। विधु भूषण मलिक ये कार्यकारी थे। इसके बाद एचपी मोदी। एचपी मोदी। और ये एचपी मोदी दोबारा बनेंगे फिर से। तो मैं दोबारा वाले नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं। एचपी मोदी के बाद के एम मुंशी राज्यपाल बने। फिर इसके बाद बने थे वी गिरी, राज्यपाल हमारे उत्तर प्रदेश के। फिर इसके बाद बने थे डॉक्टर बी रामकृष्ण रॉय। ठीक है? इसके बाद बने थे विश्वनाथ दास। विश्वनाथ दास के बाद कौन बना था? इनका नाम था बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। गोपाल रेड्डी। ठीक है? शक्ति, फिर बने थे शक्तिकांत वर्मा। शक्तिकांत वर्मा। और ये जो शक्तिकांत वर्मा थे ये भी कार्यकारी थे। विधु भूषण मलिक ये भी कार्यकारी कार्यकारी थे। कार्यकारी का मतलब है कार्यवाहक। ठीक है? इसके बाद बने थे अकबर अली। ये राज्यपाल बने अपने उत्तर प्रदेश के। अकबर अली के बाद बने थे, इनका नाम है मारी चेन्ना रेड्डी। ठीक। मारी चेन्ना रेड्डी के बाद बने थे गणपति गणपति राव देवजी। गणपति राव देवजी के बाद बने थे उस्मान मोहम्मद उस्मान आरिफ। ये भी हमारे यहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। उस्मान आरिफ के बाद सत्यनारायण की कथा आपने सुनी होगी, तो सत्यनारायण रेड्डी ये बने थे। मोतीलाल वोहरा भी बन चुके हैं। मोतीलाल वोहरा ये भी हमारे यहाँ के राज्यपाल बन चुके हैं। मोहम्मद शफी कुरैशी। मोहम्मद शफी कुरैशी। इसके बाद मोहम्मद शफी कुरैशी दरअसल ये 2 बार बने थे। इसके बाद बने थे रोमेश भंडारी। ठीक है? इसके बाद फिर से रमेश कुरैशी आएंगे, तो मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। एक सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस याद रखो। तो रमेश भंडारी के बाद फिर से मोहम्मद शफी आएंगे। मोहम्मद शफी के बाद और कौन आए थे? हाँ, सूरज भान। सूरज भान। इसके बाद विष्णुकांत शास्त्री बने हैं। विष्णुकांत शास्त्री बने हैं। ठीक है? विष्णुकांत शास्त्री। इनके बाद एक शख्स आए थे जिनका नाम है अग्रवाल साहब। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल ये बने थे। इसके बाद टीवी राजेश्वर रहे हैं।
टीवी राजेश्वर के बाद बीएल जोशी, है ना? बीएल जोशी के बाद अजीज कुरैशी। अब यहां से तो आप सबको पता होंगे, बिल्कुल रटे होंगे। अजीज कुरैशी। अजीज कुरैशी के बाद आए थे राम नाईक। राम नाईक के बाद हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान में है, क्या नाम है, मैं इनका भी नाम भूल गया, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ये है। तो ये है सीक्वेंस। आपसे अगर सजाने के लिए बोल दे कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम में सजाइए, तो ऐसे ही रखेंगे। इनके कार्यकाल याद करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछा जाता है। केवल और केवल इनका 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 जो क्रम है वो पूछा जाता है बस। ठीक है, तो इनको आप चाहो तो एक ट्रिक कोई बना लेना, ये आप पर निर्भर करता है। या फिर एज इट इज ऐसे ही कई बार आपको याद करना होगा ये सब, तब आपको रट पाओगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 46। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? एक बार फिर जरा आओ, 1 अप्रैल 1937 में। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937। ये संयुक्त प्रांत की बात हो रही है। जरा इस पे रिवीजन करो, मैंने आपको पीछे बताया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो आप बताओगे 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, इसके बाद 1836 से शुरू करो। 1836 में क्या था? ये वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम, यही तो है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर इसके बाद 1877 में इसका नाम क्या था? 1877 में इसका नाम पड़ा है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। फिर इसके बाद 1902 में इसका नाम पड़ा है आगरा और उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध। या आप ये लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अवध और आगरा का उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, इसके बाद 1937 में इसको कहा गया संयुक्त प्रांत। इसके बाद 24 जनवरी 1950 से इसे कहा गया अपना उत्तर प्रदेश। तो अब जरा एक बात समझो, सबसे पहले इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा अंदर आया और यहाँ इसको मिला लखनऊ, तो यहाँ पर लखनऊ यानी अवध को जोड़ दिया गया, तो कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं एक बगल में क्षेत्र था आगरा, तो सबसे पहले इसको कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत। बात समझना, याद करने का मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। उत्तर पश्चिम प्रांत के बाद जैसे ही अंदर आओगे तो अवध मिलेगा। फिर दूसरे खंड में इसको अब इसमें अवध जोड़ दिया गया, यानी कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध। फिर इसके बाद इसमें आगरा भी जोड़ दिया गया, तो इसको कहा गया उत्तर पश्चिम प्रांत अवध और आगरा। फिर इसके बाद सब कुछ खत्म किया गया, संयुक्त प्रांत बोल दिया गया। फिर इसके बाद संयुक्त प्रांत भी खत्म किया गया, उत्तर प्रदेश बोल दिया गया। है ना? ये है, ऐसे याद करो आप, रट्टा मारो, क्या कर सकते हो। यही एक विकल्प है। और क्वेश्चन या आपका कोई भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश से संबंधित, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां से मुझे एक बात और बताओ, अपने उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? विभाजन की तारीख याद रखो, बहुत कंफ्यूजन होता है। 9 नवंबर, सन तो सबको याद होता है 2000, 9 नवंबर। ठीक है, और इसे 13 जिले काट के अलग कर दिए गए थे। नेक्स्ट याद रखो, क्वेश्चन 47। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? जब उत्तर प्रदेश बन गया था तो मोदी साहब बने थे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है? इनकी संख्या कितनी है? यह है 8। नेक्स्ट देखो, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित की गई? वन सेवा कब स्थापित हुई थी तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में? तो ये है 1966, 1966। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती के लिए परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से कौन करवाता है? तो यही करवाता है अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश पुलिस उप अधीक्षक, इसकी भर्ती परीक्षा होनी है तो कौन कराएगा? यही कराएगा, है ना? यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। आओ इसके बारे में थोड़ा एक बात समझते हैं, यूपीपीएससी के बारे में। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई तो आप बताओगे 1 अप्रैल
1937 को, ये अप्रैल लिखा है। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1937 1937 को, ठीक है? किस अधिनियम के तहत हुई? तो आप बताओगे भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 264 के अधीन हुई, इसकी स्थापना हुई। बात समझ पा रहे हो? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 1 अप्रैल 1937। किस अधिनियम के तहत हुई? तो आप बताओगे 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम की किस धारा के तहत हुई? तो आप ये बताओगे 264। अच्छा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे इसके पहले अध्यक्ष थे ब्रोकमैन। ड्रेक ब्रोकमैन इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे इस आयोग के पहले सचिव कौन थे? तो आप बताओगे महेशानंद महेशानंद घिल्डियाल, ठीक है? ये इसके पहले सचिव थे। बात समझ पा रहे हो? और जब ये आयोग बना था ना, तो मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। जब ये आयोग बना था तो इसकी शुरुआत में इसमें 1 अध्यक्ष होता था और 2 होते थे इसके सदस्य, ठीक है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस की बात हो रही है, जीआरपी की, ठीक है? इसमें टोटल कितने अनुभाग हैं? अनुभाग है टोटल 6। और कहाँ-कहाँ हैं? जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, तो प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद। आप झांसी की तरफ जाओगे तो वहां भी आपको एक मिलेगा, मुरादाबाद। मुरादाबाद, इसके बाद गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है? 1 2 3 4 5, एक और बचा है, एक है आगरा। तो ये हैं टोटल 6 अनुभाग उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश वित्त निगम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है अपने कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कानपुर में है, ठीक? अब जरा यहाँ पर देखो आप, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, इसकी स्थापना कब हुई? क्या बता सकते हो आप मुझे? 1954 1954। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है कानपुर में। कानपुर में कहाँ है? कोई कानपुर की ऑडियंस अगर मैं सुन रही हूँ तो मुझे बताओ, कानपुर में कहाँ है? माल रोड, बड़ा चौराहा, कहाँ पर? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अ, अच्छा, अगर आपसे इसके रीजन पूछे, इसके अगर आपसे रीजन पूछे तो आप क्या बताओगे? इसके रीजन कहाँ-कहाँ हैं? बताइए भाई। जैसे एक आपको मिलेगा गाजियाबाद में, गाजियाबाद में। इसकी भी कई सारी ब्रांचेज़ हैं, मैं रीजन केवल लिख रहा हूँ, ठीक है? जैसे एक मिलेगा आपको लखनऊ में, फिर आपको मिलेगा प्रयागराज में, आपको मिलेगा कानपुर में, ठीक है? तो ये हैं, इसकी भी कई सारी ब्रांचेज़ हैं। तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, ये इसके रीजन हैं। तो आपको केवल और केवल यही 2 बातें याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कहाँ हुई, सॉरी कब हुई थी, ठीक है? बाकी सारी बातें आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो सबको पता होगा इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है ना? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में इसका है, कहाँ गई मछली, मछली का है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताइए कि ये जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह ये कहाँ से लिया गया है? बताइए मुझे। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है आपका नीला, ठीक है? हाँ, और अच्छा, मैं राजकीय चिन्ह की बात कर रहा था, तो एक बात समझो, जो राजकीय चिन्ह है हमारे उत्तर प्रदेश का, उसमें एक वृत्त होता है और क्या होता है? 2 मछली होती हैं, ठीक है? एक इधर की तरफ से ऐसे मुँह किए होती है, एक ऐसे मुँह किए होती है और एक होता है तीर धनुष, तीर धनुष। 1938 में इसको अंगीकृत किया गया था। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनमें से कौन रहा है? मैंने आपको पीछे लिस्ट पूरी बता दी है। इसमें सबसे पहले जो हैं वो हैं संपूर्णानंद, ये आएँगे पहले नंबर पे, यानी पहले पर आएगा 3 नंबर। फिर इसके बाद कौन आएँगे? चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी और सुचेता कृपलानी। इसके बाद आएँगी सुचेता, यानी कि चौथा नंबर इसके बाद आएगा। फिर आएँगे चौधरी चरण सिंह, यानी पहला आएगा फिर यहाँ, दूसरा आएगा सबसे लास्ट में। यानी 3412 आपका सही है, 3412, ठीक है? तो ये आप मैच कराइए, मैंने पीछे आपको पूरी की पूरी लिस्ट बता दी है। और ये कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा, ये आपको याद करने की आवश्यक्ता बिल्कुल नहीं है। कुछ हैं जिनके पूछे जाते हैं।
जैसे आपका पूछ दिया जाएगा, जैसे पहली महिलाएँ, इनका हो सकता है कार्यकाल पूछ दिया जाए, ठीक है? जो चर्चा में रहे हैं केवल उन्हीं का याद रखना है, जैसे संपूर्णानंद को। या फिर राज्यपालों में जब जाओगे तो सरोजिनी नायडू का आमतौर पर एग्ज़ाम में पूछता है कार्यकाल। और जो पहले राज्यपाल रहे हैं, गणतंत्र के बाद एचपी मोदी साहब, उनका कार्यकाल पूछ लेता है, ठीक है? तो ऐसे याद करने हैं, बाकी किसी के भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सबका आप सीक्वेंस याद करो। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। पहला कह रहा है, एक तरफ ये मुख्यालय दिए गए हैं, ठीक है? इसमें जो अंबेडकर नगर का मुख्यालय है, क्या मुझे बता सकते हो अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका पड़ेगा अकबरपुर में। कानपुर देहात का कहाँ है? ये भी अकबरपुर में है, लेकिन अकबरपुर माती लिखा है ये, माती, ठीक है? कानपुर के ठीक बगल में कानपुर देहात है, या हम कहें कानपुर देहात के ठीक बगल में कानपुर है। जालौन का कहाँ पर है? तो आप जालौन का बताओगे मुझे उरई। और ये जो सिद्धार्थ नगर है, इसका मुख्यालय है नौगढ़। तो अब आप यहाँ से मैच करा लेना, ठीक है? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, अकबरपुर और अकबरपुर माती, इन दोनों में अंतर आपको करना आना चाहिए। अकबरपुर केवल कहे तो फिर आप कहोगे अंबेडकर नगर, और अकबरपुर के साथ अगर माती जोड़ दे तो फिर आप कहोगे कानपुर देहात, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वही जिले लिखे हैं और एक तरफ इनके लिखे हैं मुख्यालय, ठीक है? बताओ भाई इनमें कौन सही है? अंबेडकर नगर का अभी क्या बताया था मैंने? अकबरपुर, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल सही है। कानपुर देहात का कानपुर नहीं, कानपुर नहीं है। किस क्या है ये? अकबरपुर, अकबरपुर माती, ठीक है? संत कबीर नगर का खलीलाबाद, ये भी सही है। तो हमारा जो सही सही उत्तर होगा वो तीसरा हो जाएगा। यही सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करिए। तो इसमें से गलत जिला कौन सी है? ये है जिला, और ये है उसका मुख्यालय, ठीक? तो अमेठी का है गौरीगंज, ठीक है? सोनभद्र का है रॉबर्ट्सगंज, ये भी सही है। और कुशीनगर का पडरौना है, ठीक है? कौशाम्बी का वैशाली है, ठीक है क्या? बताइए मुझे। कौशाम्बी का वैशाली नहीं है, कौशाम्बी का है मंझनपुर, ठीक है? क्या है? मंझनपुर, ठीक है? हाँ, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर, डी पार्ट। बाकी सबके सही। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। मेरठ भी है, देहरादून नहीं। इससे पहले था, सन 2000 से पहले, लेकिन अब नहीं है, ठीक है? तो हमारा यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगर हम पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को देखेंगे, तो सपोज करो ये अपना उत्तर प्रदेश है। सबसे उत्तर में इसको टच करता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे नेपाल या चाइना को स्पर्श करते हुए, तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। फिर इसके ठीक नीचे मिलेगा आपको एक राज्य, सॉरी, एक देश मिलेगा नेपाल। ये एक देश है, ठीक है? और उसके बाद आपको मिलेगा बिहार, बिहार के बाद आपको मिलेगा झारखंड, झारखंड के बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपको एक राज्य मिलेगा मध्य प्रदेश, स्पर्श कर रहा है, ये अपना यूपी है, ठीक है? इसके बाद इसको स्पर्श करता है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के बाद इसको स्पर्श करता है हरियाणा। इसको एक राज्य और स्पर्श करता है जिसका नाम है हरियाणा। उसके बाद एक यूटी है, दिल्ली। तो आप देखो यहाँ से हमारे राज्य कितने हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। यानी कि कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो राज्य हैं 8। कितनी यूटी स्पर्श करती हैं? यानी कि अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो कितने? दिल्ली केवल स्पर्श करता है, यानी कि एक उत्तर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश को कितने देश स्पर्श करते हैं? तो केवल एक, कौन सा? नेपाल। लखीमपुर खीरी, बहराइच वाला क्षेत्र, ये सब स्पर्श होता है, ठीक है? महाराजगंज, जो तराई वाले क्षेत्र हैं। तो राज्य 8 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 1 है, और एक देश स्पर्श करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं बहुत डिटेल में। तो यूपी कब यूपी बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये बनने का जो सफर है वो हुआ था 1950 में, ठीक है? 24 जनवरी को। आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? एक तो अपनी हिंदी हो गई, है ना? और एक अपनी उर्दू हो गई। तो ये दोनों हैं। 1989 में ये बनी थी, और अधिनियम 1951 के तहत ये इसको मान्यता दी गई थी।
तो उर्दू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन-सी है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। और दूसरी कौन है? ये है दूसरी, मायावती। और विजय लक्ष्मी पंडित, ये दरअसल यूनाइटेड नेशंस में भारत की पहली महिला राजदूत रही थी। ठीक है? तो सुचेता कृपलानी को ध्यान रखो। ये पहली महिला हैं जो उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का भार कभी नहीं संभाला है? तो राज्यपाल मैंने सारे आपको पीछे बताए थे। कौन है? रामकृष्ण राव थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी मैंने लिखा था वहाँ पे थे, एच.पी. मोदी थे, ये नहीं थे। चंद्रभान गुप्ता, यही गलत है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में बनाया गया था। ये दरअसल क्वेश्चन एक ही है, लेकिन कई-कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, तो वो सारे क्वेश्चन्स मैंने रखे हैं इसमें। ये सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। ये यूपी ट्रिपल एससी में कभी पूछा गया है, कभी इसी क्वेश्चन को बदल के यूपी पीसीएस में भी पूछ दिया जाता है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लगातार रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, जब वो एग्ज़ाम में गलत होते हैं, तब फिर सिलेक्शन की संभावनाएँ काफ़ी क्षीण हो जाती हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ये पूछ रहा है आपसे। तो मंडल हैं 18। अब देखो, ये 18 आपको पता होने चाहिए। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको मंडल पढ़ने हो, तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने लगभग सभी मंडलों को डिस्कस किया है। और क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो 18 मंडल हैं, सपोज़ करो एक कानपुर मंडल, कानपुर मंडल में कौन-कौन से जिले शामिल हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लिया जाएगा कानपुर मंडल में निम्नलिखित में से कौन-सा जिला शामिल नहीं है? तो इन 18 मंडलों में कौन-कौन से जिले आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ मैंने मैप में आपको बताया है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है? अब ये 18 मंडल कौन से हैं? इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं? किस मंडल में सबसे कम जिले हैं? ठीक है? हाँ, तो आप प्लेलिस्ट को फ़ॉलो करिए। तो सबसे पहले मंडल कौन-सा है? सबसे पहला जो मंडल है वो है हमारा राजधानी से शुरुआत करो, राजधानी लखनऊ। ठीक? बताते जाना आप जहाँ मैं भूलूँ। राजधानी के बाद आप लखनऊ से उन्नाव की तरफ आओ, आपको मिलेगा कानपुर। ठीक है? तीसरा ऊपर देखो मेरठ हो गया, चौथा हो गया आपका कानपुर, लखनऊ के बगल में अयोध्या है। 5वाँ कौन-सा है? अलीगढ़। ठीक है? छठा कौन-सा है? अलीगढ़ के ठीक बगल में आगरा। और 7वाँ कौन-सा है? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है? 7वाँ हो गया। 8वाँ कौन-सा है? आपका योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर। 9वाँ, ये मंडल कौन-सा पड़ेगा आपका? गोरखपुर, देवीपाटन, देवीपाटन। 10 नंबर कौन-सा पड़ेगा? बरेली, सूरमा नगरी, ठीक है? 11 में है मुरादाबाद, ये 11 नंबर हो गया। 12 नंबर का है प्रयागराज, 13 नंबर का है चित्रकूट धाम, चित्रकूट धाम। 14 नंबर पे है आपका मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। 15वाँ नंबर है आपका आजमगढ़, ठीक है? 16 नंबर है आपका बस्ती, 17 नंबर है आपका झांसी, 18 नंबर है आपका सबसे उत्तर वाला जिला सहारनपुर। ये टोटल 18 मंडल हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहारनपुर मंडल में कौन-कौन से जिले शामिल हैं या कौन-कौन से नहीं हैं, तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन्स को याद करने का प्रयास करो। याद मत करो, आप मैप में इनको फिल करने का प्रयास करो, ठीक है? तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, संपूर्णानंद थे, चंद्रभान गुप्ता थे, रामनिवेश यादव थे या गोविंद वल्लभ पंत थे? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ तक बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो ये थे 6। उत्तर प्रदेश सचिवालय का थोड़ा-सा इतिहास आप समझो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बना सकता है। उत्तर प्रदेश सचिवालय, ठीक है? ध्यान दो। ये जो सचिवालय है एक वर्ष था जनवरी 1921, जनवरी 1921 की मैं बात कर रहा हूँ। जनवरी 1921 में अपने उत्तर प्रदेश में, राज्य में सचिवालय का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया, ठीक है? ध्यान देना, जनवरी 1900 इससे पहले भी कई सारे पुनर्गठन हो चुके थे। जनवरी 1921 में मैं इस क्वेश्चन के बिहाफ़ पर बात कर रहा हूँ। 1921 में सचिवालय उत्तर प्रदेश का जो है उसका पुनर्गठन किया गया और इसमें 6 सचिव नियुक्त किए गए। 6 सचिव नियुक्त किए गए थे अधिनियम 1919 के तहत। अच्छा,
इसके बाद जो वर्ष 1921 है, इसी दौरान वर्ष 1921 में जो लखनऊ का राज्यपाल था, या हम कहें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था, लखनऊ राज्यपाल का जो निवास था उसे लखनऊ बनाया गया, लखनऊ ट्रांसफर किया गया। इसके बाद एक वर्ष था 1932। 1932 में क्या हुआ कि एक शख्स था पन्नालाल, पन्नालाल मैकडॉल, ठीक है? इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ध्यान दें, पन्नालाल मैकडॉल एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इसी समिति की सिफारिश पर, इसी समिति ने सिफारिश दी और इसी समिति की सिफारिश पर 1935 में जो हमारा सचिवालय था वो इलाहाबाद से लखनऊ स्थापित किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सचिवालय इस समय कहाँ है, तो लखनऊ में है। कब स्थापित किया गया था? 1935 में। किस समिति की स्थापना पर? पन्नालाल मैकडॉल की। और ये समिति कब बनी थी? तो आप बताओगे 1932 में। ठीक है? तो ये बात याद रखो, आप इसको छोड़ सकते हो। ये बात केवल आप याद रखो, सचिवालय से संबंधित। फिर से समझ लो, उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय है, उसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति कब हुई? 1921 में। ठीक है? 1932 में एक समिति बनी और इसी समिति के आधार पर इलाहाबाद से लखनऊ सचिवालय को ट्रांसफर किया गया। ये समिति का नाम आपसे पूछ सकता है और कब किया गया ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, रट्टा मार लो एकदम से। उत्तर प्रदेश का राजस्व बोर्ड 2 एग्जाम में अभी तक पूछा गया है और ये स्थापित हुआ था 2006 में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, ठीक है? 2006। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। इनका कार्यकाल आपसे पूछा जाता है, इनका कार्यकाल याद रखिएगा। 1947 से 1940, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1947 से 1949, 1947 से लेकर 1949 तक, ठीक है? इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त, मैंने लोकायुक्त के पीछे आपको शीट दी है, पूरी शीट का मतलब मैंने लिखाए हैं। तो वहीं से जो पहले नाम है, विश्वंभर दयाल, इनका नाम उठा लो, ठीक है? यही थे हमारे पहले लोकायुक्त। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश में लोक सेवा न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था 1976 में। और लोक सेवा आयोग कब बना था? यूपीएससी। ओ, यूपीएससी नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीपीएससी, ठीक है? पीछे मैंने बताया था 1 अप्रैल 1937 में, 1937 में, ठीक है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस जो भी हैं, आपका जब एग्जाम हो तो फिर आप उत्तर प्रदेश पंचायती राज जो संस्थान है या उत्तर प्रदेश पंचायती राज की जो ऑफिशियल साइट है, आप उसमें मैच करा लेना, ठीक है? हो सकता है आपके ये डेटा मिसमैच हो जाए, तो आप वहां पर मैच कराइए जाके। और जब भी एग्जाम हो आप तभी मैच कराना, क्योंकि इसको डेटा है ये, इनको रटने का कोई औचित्य नहीं है। जब एग्जाम हो तब आप इनको इन पर ज्यादा फोकस करिएगा। जैसे ग्राम पंचायतों की वहां वर्णन किया गया है, लगभग 57,000 है ना? और जो ब्लॉक पंचायत है वो 826 वहां पर दर्शा रहे हैं, इस समय की बात मैं बात कर रहा हूँ। जिलों की संख्या 75 दर्शाई गई है, मंडलों की संख्या 78 है, पंचायत भवनों की संख्या लगभग 56,000 वहां पर दी गई है, ठीक है? तो हाँ, ये डेटा आप अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम के टाइम क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता या स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? पहले राज्यपाल यही है, सरोजिनी नायडू, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर, एक मिनट एक मिनट फिर से पढ़ो, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है। फिर से पढ़ो, फिर से समझो। उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो आयकर आयुक्त है, इसका पद किसके बराबर है? बात समझ पाए? जैसे मैं कहूं, विपक्ष के नेता, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसका पद किसके बराबर होता है? ठीक ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश का जो होता है उसका पद किसके बराबर होता है? तो आप बताओगे इसका पद होता है संभागीय आयुक्त या फिर सचिव के बराबर, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक 2-4 जिले शामिल होते हैं? 2 से 4 जिले। तो पुलिस रेंज कितने हैं?
18 और पुलिस जोन कितने हैं? 8। तो ये है 18। ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, ठीक है? लेकिन नीचे उल्लेख दिए गए मंडलों में से कौन-सा मंडल नहीं है? आजमगढ़ मंडल है, चित्रकूट मंडल है, सहारनपुर मंडल है, लेकिन ये गाजियाबाद मंडल नहीं है। मैंने अभी आपको 18 के 18 मंडल लिखवाए थे, ठीक है? तो आप वहाँ से सतर्क रहिएगा, चूँकि इस तरह के क्वेश्चन्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? आईआईटी कहाँ है? ये अपने अब 2 जगह हो गए, एक तो हो गया कानपुर में, कानपुर में तो पहले से ही था, एक था बीएचयू, तो अब इसको भी आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। मंडलों की बात है तो मैंने अभी बताया था 18 मंडल हैं, ठीक है? याद रखिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय होता है। ये अपने क्रूर निर्णय को देने के लिए काफ़ी फ़ेमस रहता है। पता चला 4 ताऊ बैठे किसी खाट पे, एक सामने हुक्का रखा और बोल दिया कि भाई लड़कियाँ जीन्स नहीं पहनेंगी, खत्म करो बवाल, है ना? तो इस तरह के क्रूर निर्णय ये लोग देने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें खाप पंचायत कहा जाता है, ठीक है? पश्चिमी यूपी में ये ज़्यादा प्रचलन में है। तो जो पश्चिमी यूपी से होंगे आप लोग जानते होंगे इस परंपरा के बारे में। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है बताओ भाई? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसका आंसर तो होगा ये, लेकिन मुझे ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय परिषद है, वो है कितनी? देखो, ये अपना भारत है। इस भारत में चारों दिशाएँ मैंने बना दी हैं, ठीक? भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। जो दक्षिणी वाले इलाके हैं, वहाँ है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद और जो पश्चिम वाला इलाका है, वहाँ उसे कहा जाता है पश्चिमी। यहाँ पर जितने भी स्टेट आएँगे, राज्य आएँगे, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंडर में आएँगे और जो उत्तर में जितने भी जिले आएँगे, जैसे जम्मू, कश्मीर, पंजाब हो गया, तो ये आएँगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है? और जो मध्य में बचे, वो आएँगे मध्य क्षेत्रीय परिषद में, मध्य क्षेत्रीय परिषद में। अच्छा, अब ज़रा मध्य क्षेत्रीय परिषद में को कौन-कौन से आते हैं? जैसे मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है? जैसे अपना यूपी हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये 4 राज्य। तो अपना उत्तर प्रदेश कहाँ पर आता है? ये आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद में, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा कौन नहीं है? यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन-कौन आता है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो आते हैं वो जैसे आपने चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, यूटी चंडीगढ़ हो गया, है ना? हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर हम कहें पंजाब हो गया, पंजाब के अलावा हरियाणा हो गया। आप जम्मू कश्मीर जाओगे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर मिलेगा, इसके बाद राजस्थान हो गया और एक हो गया दिल्ली। ठीक है? तो राजस्थान भी है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूपी कब यूपी बना? ये सवाल है 1950। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब इसमें देखो जरा, बात वित्त विधेयक की हो रही है, तो वित्त विधेयक में एक जैसे आपने पढ़ा होगा धन विधेयक के बारे में, ठीक है? धन विधेयक ये कहाँ पर जाता है? इसे कहाँ पर पेश किया जाता है? तो हमेशा इसे केंद्र में लोकसभा में और यहाँ इसे विधानसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद ये जाता है विधान परिषद में। तो विधान परिषद के पास दिन होते हैं टोटल 14। 14 दिनों में इसमें अपना फैसला दो, कुछ राय रखना चाहते हो तो दो, नहीं तो ये अपने आप स्वतः पारित मान लिया जाता है। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 14 दिनों तक अपने पास रख सकता है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, जैसे विधान सभा और विधान परिषद। विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, ये कह रहा है। कारण क्या है इसका? उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये कथन सही है और कारण भी सही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन क्या
जो कारण है वो कथन का सही उत्तर है, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये तो गलत है भाई। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। बी सही हो जाएगी। ठीक है? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुई हैं? उत्तर प्रदेश अ, बताइए कितनी बनी है? सबसे पहले तो थी सुचेता जी, कृपलानी, और दूसरी बनी है बहन जी मायावती, है ना? राजनीति में इनको बहन जी कहा जाता है, राजनीति में दीदी कहा जाता है ममता बनर्जी को, राजनीति में मामा कहा जाता है अपने पुराने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं मध्य प्रदेश के, नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्हें। और काका किसे कहा जाता है? बता सकते हो आप? भारतीय राजनीति में इस समय काका कौन कहा जाता है? काका किसे कहा जाता है? बताइए। हाँ, बाकी सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया में किनके नाम कैसे-कैसे चल रहे हैं। तो ख़ैर, उत्तर प्रदेश में जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी जी, और दूसरी हैं बहन जी मायावती। टोटल 2 बनी हैं अभी तक, है ना? नेक्स्ट बताओ, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी भी भारतीय राज्य की, अपने उत्तर प्रदेश की थी, इनका नाम है सुचेता कृपलानी। ठीक है? ये राज्यपाल थी, ये यूनाइटेड नेशंस में सेक्रेटरी थी, और नंदिनी सतपथी, ये कौन थी? इनका नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, ठीक है। ग्रेटर नोएडा ज़्यादा सही उत्तर है, यही लगाइए आप। ठीक है? आप जब गौतम बुद्ध नगर की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ ग्रेटर नोएडा ही मिलेगा आपको। ठीक है? नेक्स्ट देखो, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ थीं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो आप इस तरह के डेटा, हालाँकि ये 2017 का है, आपके लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। इस तरह के डेटा आप, मैंने कहा था आपसे कि यूपी इलेक्शन कमीशन की साइट में जाइए, 2023 के वहाँ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे वहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, नगर निगम के बारे में बताया गया है, 17 हैं। नगर का पालिका परिषद 199 बताया गया है। नगर पंचायत वहाँ पर 544 बताई गई हैं। तो वहाँ के डेटा आप उठाइए अब, ठीक है? हाँ, तो करंट से आप जुड़े रहें इन आयोगों की ऑफिशियल साइट में जाके। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और 2-3 बार पूछा गया है। इनका कार्यकाल याद रखो। 2-3 लोग हैं जिनका आपको कार्यकाल भी याद रखना है। जैसे विधानसभा के जो पहले सभापति थे, विधानसभा के पहले सॉरी अध्यक्ष थे, विधान परिषद के पहले जो सभापति थे, पहले चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल, है ना? पहले राज्यपाल का कार्यकाल, जो पहली महिला चीफ मिनिस्टर हुई हैं उनका कार्यकाल। तो ये 3-4 बातें हैं, केवल आपको यही याद रखना है। बाकी फिर आपको सीक्वेंस याद रखना है, कौन-कौन, कब-कब बना, किसके-किसके बाद बना। बस। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था 1947 में। ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। दरअसल ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और उस समय के ये क्वेश्चन्स हैं। तो कितने शहरी निकाय हैं? इसमें शहरी निकायों की अगर हम बात करें तो 915 शहरी निकाय, और मंडल 18, संभाग उत्तर प्रदेश में 4, विकासखंड 825। ये सारी जानकारियाँ हैं, तो आप इनको अपडेट करते रहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में 2011 में इसे लागू किया, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 2011 में लागू हुआ। 6 से 14 साल तक के बच्चों को इसमें कवर किया जाता है, और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित हमारे संविधान में कौन-सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 21 का क। यहीं पर प्रावधान दिया गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है? हाँ, और ये आर्टिकल कब जोड़ा गया था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2002 में, तब जोड़ा गया था। इसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए एक अधिनियम भी आया था। उसी अधिनियम के आधार पर उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया है 2011 में। ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा। और पूरे देश में ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, ये नियम कब लागू किए गए? 2011। ठीक है? तो ये हमारा टॉप 100 क्वेश्चंस थे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए यूपी जीके के। ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।